मौका दिया, इस लायक मुझे समझा। अपनी ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कृतिका जैन है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। जैसा कि आज सभी को अपन सबको पता है कि आज डेंटल अवेयरनेस पे मैं एक सेशन लेने वाली हूँ। डेंटल अवेयरनेस, इस कार्यक्रम में हम दांतों से जुड़ी हुई बीमारियां, उनसे बचने के उपाय, उनके ट्रीटमेंट और अपने दांतों की देखभाल किस तरीके से करें, इस बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दांतों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? मतलब WHO के एक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग दुनिया के अंदर 350 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और हम लोग जब अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में भी जब देखते हैं, अपने परिवार के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर, कहीं न कहीं हमें ऐसा इंसान मिल जाता है जो डेंटल प्रॉब्लम की कंप्लेन हमसे कर रहा होता है। तो डेंटल प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल अगर दांतों की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट, दांतों की देखभाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दांतों का जो सीधा-सीधा असर होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारी जनरल हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग स्वस्थ होते हैं, हमारे दांत स्वस्थ होते हैं, तो हम खाने को प्रॉपर तरीके से खा पाते हैं। उस खाने को चबा-चबा के प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। इस वजह से हमारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बनी रहती है। लेकिन जब हमारे दांतों में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से हम खाने को पूरी तरीके से चबा कर नहीं खा पाते। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस वजह से दांत के अंदर, इस वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। एक ये मेन रीजन है हमारी दांतों को स्वस्थ रखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दांतों मतलब डेंटल प्रॉब्लम को इतना महत्व नहीं देते जितना वो अपनी जनरल हेल्थ को देते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि दांतों की देखभाल करना क्यों जरूरी, क्योंकि ये भी एक जनरल हेल्थ से जुड़ा हुआ कंसर्न है। उसके अलावा जब दांत सुंदर और चमकदार होता है और स्वस्थ होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और आजकल की जनरेशन में लुक्स और आत्मविश्वास बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हमारे दांत सुंदर होते हैं तो हमारे लुक्स को एनहेंसमेंट मिलता है और हमारी सुंदरता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार ये तो हो गई बड़ों की बात। अब बच्चों के अंदर दांतों की देखभाल करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों के अंदर दांतों की देखभाल इतनी क्यों जरूरी है, ये तो इवेंचुअली टूट ही जाएंगे एक ना एक दिन बाद और इनमें तो नए दांत आएंगे। तो इसका भी उत्तर मैं देना चाहूंगी कि दांतों की देखभाल करना इसलिए, बच्चों में दांतों की देखभाल करना इसलिए जरूरी है कि ये जो बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 से 12 साल की उम्र में टूटते हैं। 6 से 12 साल की उम्र में ही नए दांत आना शुरू होते हैं। तो एटलीस्ट इस समय तक अपने दांतों को बचा के रखना है, बच्चों के दांतों को, क्योंकि अगर वो दांत नहीं बचेंगे तो खाना प्रॉपर नहीं खा पाएंगे और प्रॉपर खाना नहीं खा पाने की वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी और कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इस वजह से बच्चों के अंदर भी डेंटल हेल्थ उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि बड़ों के लिए है। आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, ये तो हो गई कि हम अपनी डेंटल हेल्थ को, दांतों की हमें देखभाल क्यों करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर तरीके से फिर भी अपने दांतों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, डेंटल हेल्थ को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कई सारी बीमारियां उससे उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम डेंटल डिजीजेस के नाम से जानते हैं। डेंटल डिजीज वैसे तो काफी वास्ट है, लेकिन उसमें से मैं बहुत कॉमन डिजीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी दांतों में सड़न या डेंटल कैविटीज की, जिसे डेंटल डिके या फिर दांतों में कीड़ा लगना बोलते हैं आम भाषा में। दांतों में कीड़ा लगने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है दांतों के ऊपर खाना जमा होना। जब हम दांतों को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं तो दांतों के ऊपर खाना जमा हो जाता है। उस खाना जमा होने की वजह से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और वहाँ पे एसिड सीक्रेट करते हैं वो बैक्टीरिया। जो दांतों ये एसिड दांतों की जो ऊपर वाली सतह होता है इनेमल, उन्हें खराब करना शुरू कर देता है और दांतों में सड़न उत्पन्न होती है। इसलिए दांतों में सड़न से बचने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही खाना हम लोगों ने हर डाइट के बाद में ब्रशिंग प्रॉपर करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हम लोग कुल्ला तो कर ही सकते हैं। तो कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी डाइट ले रहे हैं, तो उसके बाद में अपने दांतों को कुल्ला करके साफ करें। ये हो गई दांतों में सड़न की बात। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों में सूजन। ये भी आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत सारे लोगों के अंदर मसूड़ों की प्रॉब्लम होने लग गई है, मसूड़ों में सूजन आती है, मसूड़ों से खून आता है। इसके क्या कारण होते हैं? मसूड़ों में सूजन के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रश का चुनाव कैसे करें। ब्रश का चुनाव भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए और उसका ब्रश जो स्मॉल, उसका जो हेड है वो स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज का, ताकि वो प्रॉपर अंदर तक जाके हमारे मसूड़ों की, हमारे दांतों की सफाई कर सके।
हार्ड ब्रशिंग करने से भी मसूड़ों में सूजन आ सकती है, मसूड़ों में खून आ सकता है। इसलिए सॉफ्ट धीरे धीरे 2 से 3 मिनट लगाकर अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ सिस्टमिक कंडीशंस भी होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर या महिलाओं के अंदर जब पीरियड चलते रहते हैं, उस वजह से भी उस समय भी दांतों मसूड़ों के अंदर सूजन आती है और मसूड़ों से खून बह सकता है। उसके अलावा प्यूबर्टी, जब बच्चे टीनेजर एज में होते हैं तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मसूड़ों में सूजन आ सकती है, मसूड़ों में खून आ सकता है। मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून का एक अन्य कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लाक। प्लाक क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे दांतों की सतह पर एक सफेद कलर की लेयर बन जाती है, उसको हम प्लाक बोलते हैं। आप लोगों ने फील भी किया होगा कभी, जब हम खाना खाते हैं अपनी जीभ से टच करके देखा होता है, एक सफेद कलर की लेयर आ जाती है दांतों के ऊपर, उसे प्लाक बोलते हैं। कुछ समय बाद जब वो प्लाक, अगर हम उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं तो वो प्लाक कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है, उसे कैलकुलस बोलते हैं। वो कैलकुलस पीले कलर की पत्थर की तरह एक लेयर हमारे दांतों के ऊपर जम जाती है, जो मेनली अपने नीचे वाले दांतों के अंदर की तरफ, आप लोगों ने फील भी किया होगा, कई सारे लोगों के दांतों में वो जमी होती है, नीचे वाले दांतों में अंदर की तरफ। वो 2 तरीके से जमा हो सकती है, दांतों की ऊपरी सतह पर और एक मसूड़ों के अंदर। जब वो दांतों की ऊपरी सतह पर जमा होती है तो दांत पीला कर देती है और दांत पीले और गंदे दिखाई देते हैं। और जब वो दांतों की नीचे वाली सतह पर जमा होती है तो मसूड़ों में सूजन उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आने जैसी बीमारियां होती है। और इस कंडीशन में भी अगर अपन केयरलेसली अगर उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं उस पर ज्यादा और नहीं प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं तो वो हड्डियों तक पहुंच जाती है वो बीमारी, वो जो कैलकुलस है, और वो हड्डी को गलाना शुरू कर देती है। इस कंडीशन को हम लोग पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जो कि पहले के जमाने के अंदर पायरिया और पेरियोडोंटाइटिस का जो कनेक्शन होता था वो ओल्ड एज के लोगों के साथ ज्यादा होता था। मतलब जो ओल्ड एज होता था, एज के साथ साथ पायरिया की कंडीशन बढ़ती है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के चक्कर के अंदर या फिर खान पीन के चक्कर या फिर हम लोग प्रॉपर अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से पायरिया की कंडीशन अब यंग लोगों के अंदर भी होने लगी है। पायरिया एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसके अंदर हड्डी गलने की वजह से दांत कम उम्र में ही हिलना शुरू हो जाते हैं और दांत निकलने लगते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज है दांत का पीला होना। दांतों के पीले होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सब पहला तो मैंने आपको बताया कि कैलकुलस अगर दांतों की सतह पर जमा हो जाता है तो उसकी वजह से दांत पीले होते हैं। दूसरा होता है कि कुछ जन्मजात बीमारियां होती है उसके अंदर, जैसे अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऐसी कुछ साइंटिफिक लैंग्वेजेस में इनके नेम्स है, उसकी वजह से भी दांत बचपन से ही पीले होते हैं। उसके अलावा अगर पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है, पानी में फ्लोराइड का कंटेंट 0.01% तो होना चाहिए, जो कि दांतों के लिए हेल्दी होता है। बट अगर इससे ज्यादा अगर पानी में फ्लोराइड का कंटेंट है तो उसकी वजह से भी दांत पीले हो सकते हैं। चौथी चीज, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना जन्मजात भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कुछ बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल एनोमलीज होती है, मतलब बचपन से ही उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, और कुछ के अंदर एक्वायर्ड होती है, जैसे कि दूध के दांत अगर समय से पहले टूट जाएं तो जो परमानेंट जो दांत आते हैं वो अपनी पोजीशन में ना आकर दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं। इसकी वजह से जो परमानेंट टूथ आएंगे ना वो अपनी जगह पे नहीं आएंगे, उसकी वजह से माल फ्यूजन पैदा होता है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। उसके अलावा अगर कोई सर्जिकल केस होता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो उसकी वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। तो इसका इलाज उपलब्ध है, इसका अपन इलाज करवा सकते हैं। जो बेस्ट एज होती है इलाज करवाने की वो लगभग 12 से 14-16 साल होती है। इस समय जो बोन होती है, जो हड्डी का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रो हो रहा होता है, मतलब बोन ग्रो हो रही होती है, तो इस समय अपन उसको मैनिपुलेट इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन बीमारी आजकल बहुत आ रही है सामने वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर के रूप में आजकल सामने आ रहा है, मतलब शरीर के जो 3 मुख्य कैंसर है उसमें एक ओरल कैंसर का भी नाम आ रहा है। ओरल कैंसर हर हर 100 में से 2 इंसान के अंदर अपन को ओरल कैंसर मिल जाएगा। ओरल कैंसर को रोका जा सकता है अगर वो इनिशियली अपन लोग उसको डायग्नोस कर सके, या इनिशियल स्टेजेस में अगर अपन को पता लग जाता है कि ओरल कैंसर जैसी कोई कंडीशन है तो अपन ओरल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओरल कैंसर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके कुछ अर्ली साइन और सिम्टम्स होते हैं, अगर उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो काफी हद तक इसके दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। सबसे पहला होता है ओरल कैंसर में कि अगर अपने मुंह में कोई छाला हो गया और वो लगातार लंबे समय से रह रहा है तो वो ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज, अगर अपने कंटिन्यूअसली चीक बाइटिंग हो रही है, टंग बाइटिंग हो रही है, अपन खाना खा रहे हैं और अपना गाल अपने जबड़े के बीच में, अपने दोनों दांतों के खाने वाली सतह के बीच में आ रहा है, तो इस वजह से भी
ये कंटिन्यू होता है, मतलब ये एक ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कि एक दिन आया 2 दिन आएगा तो कैंसर हो गया, नहीं, ये लंबे समय के लिए अगर ऐसा होता है तो ये कैंसर में चेंज हो सकता है। उसके अलावा अपने मुंह के अंदर कोई अपनी ऐसी सरफेस फील हो रही हो जो रफ लग रही हो अपन को, जैसे अपने गाल, अपनी जीभ सॉफ्ट होती है, इन केस अपन को रफ फील हो रही है, या फिर उसमें कोई लीजन, कोई घाव बन गया है जो कि टच करने पे ब्लीड करता हो या उसमें से खून आते हो, तो उस वजह से भी, तो वो भी एक कैंसर का एक कारण हो सकता है। उसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके अंदर चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुटखा वगैरह के अंदर ऐसे कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। और OSMF एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस करके एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है, जो ये मेनली उन लोगों में होती है जो टबेको चूयर्स होते हैं, इनमें मुंह खुला बंद हो जाता है, तो ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, जिससे हम ये पता जिससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, ये आगे जाके कैंसर में बदल सकता है। तो कैंसर को अगर इनिशियल स्टेजेस के बारे में अगर हमें पता रहे तो काफी हद तक हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर क्योरेबल है इनिशियल स्टेजेस में। तो ये कुछ बीमारियां थी, कुछ डेंटल डिजीजेस थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये डिजीजेस का ट्रीटमेंट अगर ये हो जाती है, ये बीमारियां इस तरह की, सबसे पहले तो हमें बचाव के बारे में सोचना चाहिए, बट फिर भी अगर हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते और इन बीमारियों से अगर हम ग्रस्त है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है डेंटिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बात की दांतों में सड़न की। दांतों में सड़न के लिए अगर हमें इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए, तो अगर इनामल तक अगर दांतों के अंदर सड़न है तो उसमें फिलिंग करके हम लोग दांतों को बचा सकते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स स्टेजेस के अंदर, मतलब दांतों की डेंटिन या पल्प तक अगर सड़न पहुंच चुकी है, उसे आम भाषा में नसों तक अगर सड़न पहुंच चुकी है ऐसा बोलते हैं, तो उस केस में हम लोग RCT करते हैं। और अगर दांत इतना खराब हो चुका है कि वो मतलब मोबाइल है या हिल रहा है या फिर उसको निकालना ही पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं। दांत निकालने की प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। दांत निकालने की प्रक्रिया को अपन एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ये पेरियोडोंटाइटिस की कंडीशन में मेनली होता है। अब दांत निकालने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो जगह खाली हो जाती है उसको फिल कैसे करें। तो उसे फिल करने के लिए प्रोसेसेस होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं। आर्टिफिशियल दांत कई तरीके के होते हैं, फिक्स वाले भी होते हैं और सेमी फिक्स्ड भी होते हैं, रिमूवेबल भी होते हैं। वो अपने कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, आपके डायग्नोसिस, आपके ओरल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपका मेंटेनेंस कैसा है। उस अकॉर्डिंग जो डेंटिस्ट होते हैं वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि आपको कौन सा सूट करेगा, या फिर ये पेशेंट की खुद की चॉइस भी होती है कभी कभी, अगर सारी कंडीशन फेवरेबल है तो ये कुछ तरीके की ट्रीटमेंट है। उसके अलावा अगर टेढ़े मेढ़े दांत है तो उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें दांतों को ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ब्रेसेस मेटल के भी होते हैं, सिरेमिक भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हम लोग मेटल वाले अगर लगा लेते, क्योंकि उन लोगों को सिरेमिक के बारे में पता नहीं होता है। तो ये मेटल वाले जो ब्रेसेस होते हैं वो दिखने में थोड़े उतने कन्वीनियंट नहीं होते हैं। तो लोगों का कंसर्न होता है कि हम लोग को एस्थेटिक भी हम लोग के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, तो ये दिखने में भी उतने ही दिखने में मतलब जब हम लोग स्माइल करते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए दिखने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए हमें कुछ आप और सजेस्ट करें तो मैं बताना चाहूंगी कि ब्रेसेस आजकल कुछ कलर भी आने लगे जिसे सिरेमिक डेंटल ब्रेसेस बोलते हैं, जिसे सिरेमिक डेंटल ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये सिरेमिक डेंटल ब्रेसेस दांतों के कलर के ही आते हैं। दांतों के कलर के होने की वजह से इनकी विजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है और एस्थेटिकली भी ये अच्छे लगते हैं। इसके अलावा कुछ इनविजिबल लाइनर्स जो होते हैं, इनविजिबल लाइनर्स क्या होते हैं, प्लेट्स होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, जो आजकल बहुत एडवांस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर मानी जाती है और आजकल बहुत ज्यादा ही चल भी रही है, क्योंकि यूथ के अंदर अपने लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं लोग। इस वजह से इनविजिबल लाइनर्स जो है उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके अलावा एक होता है मुंह से बदबू आना। मुंह से बदबू आने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मुंह से बदबू आने का सबसे पहले तो गंदगी जमा है। अगर अपन इवनिंग ब्रशिंग नहीं करते हैं तो मुंह के अंदर जो खाना फंसा रहता है वो रात भर में सड़ जाता है और सुबह मुंह से बदबू आती है। आजकल लोगों की बहुत बड़ी ये कंप्लेन रहती है कि हमारे मुंह से बदबू आती है। तो उसका एक कारण तो ये है कि अपन रात की ब्रशिंग अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आजकल के लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होने लगी है कि ये भी एक रीजन है हेलिटोसिस का या मुंह से बदबू आने का। इसके अंदर क्या होता है कि जब लोगों को स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, तो हॉर्मोन्स की वजह से
जीरोस्टोमिया की कंडीशन हो जाती है। जीरोस्टोमिया एक कंडीशन है जिसमें ड्राई माउथ हो जाता है, मतलब मुंह सूख जाता है, उसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। क्योंकि मुंह से बदबू ना आए इसके लिए सलाइवरी सिक्रेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब लार बनना बहुत जरूरी है। तो जीरोस्टोमिया की कंडीशन में लार बनना बंद हो जाता है और मुंह ड्राई हो जाता है, इस वजह से मुंह से बदबू आती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए स्ट्रेस को कम करना चाहिए, मतलब अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। उसके अलावा मुंह से बदबू आने का और कारण भी हो सकता है, जैसे कोई लोग कुछ लोग होते हैं जो लंबे समय तक कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। और मुंह से बदबू आने के कारणों में कुछ हमारी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि हम लोग खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते या कुछ ऐसे चीजें भी खा लेते हैं जिसकी वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। उसके अलावा तंबाकू वगैरह खाद्य पदार्थ जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, इसकी वजह से ये भी मुंह के बदबू का कारण बनता है। तो मुंह से बदबू को रोकने के लिए हमें प्रॉपर हमारी ब्रशिंग करनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। इवनिंग ब्रशिंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए। इवनिंग ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग। ये तो हो गई बीमारी और उनसे किस तरीके से उनके जो इलाज होते हैं। अगर इस तरीके की हम लोग को बीमारी हो जाती है तो हम उससे मतलब किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सब हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, मतलब हमें किस तरीके से ब्रशिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग को मतलब अपने ओरल हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग का कंसर्न होता है कि हम वो दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमारी कैविटी हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, तो ये क्यों होता है। तो कई बार हम लोग ब्रश कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। दोनों टाइम ब्रश करने के लिए भी टेक्निक जो होती है वो सही यूज करनी चाहिए। हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए, आगे से लेकर पीछे तक। और डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेज जो होते हैं वो रेगुलर यूज करने चाहिए, क्योंकि जो कैविटीज होती है वो दांतों के बीच में सबसे ज्यादा होती है। मतलब दो दांतों के बीच में कैविटीज, दो दांतों के बीच की जो सतह होती है उसमें खाना फंस जाता है, उसकी वजह से वहाँ कैविटीज होना शुरू हो जाती है। तो डेंटल फ्लॉसिंग और इंटरडेंटल ब्रशिंग हमें रेगुलर करनी चाहिए। और ये जो चिपचिपे और ठंडे, बहुत ज्यादा ठंडे, बहुत ज्यादा चिपचिपे, बहुत ज्यादा मीठे जितने भी खाद्य पदार्थ है उनके सेवन को अवॉइड करना चाहिए। और जिन लोगों को ड्राई माउथ की कंडीशन होती है, मतलब मुंह बार बार सूख जाता है, तो उन्हें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और स्ट्रेस एंजाइटी है तो हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। कुछ ऐसी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऐसे लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, मतलब इन लोगों को ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों में डेंटल प्रॉब्लम्स तो ज्यादा होते ही है, प्लस ट्रीटमेंट भी इनका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बार हम लोग जब ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हीलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ऐसे लोगों को अपने ओरल हेल्थ पे और ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए। जो लोग प्रोस्थेसिस लगवा के रखते हैं, मतलब नकली दांत लगवा रखे हैं, उन लोगों को हर बार अपने खाने के बाद में कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि जो खाना होता है वो प्रोस्थेसिस के बीच में, मतलब नकली दांत के बीच में, मसूड़ों के बीच में फंस जाता है, उसकी वजह से वो जो प्रोस्थेसिस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, वो उतना लंबा नहीं चल पाता। और दांतों का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसे इनिशियल स्टेजेस में रोक लिया जाए, इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो बढ़िया। और अगर एक बार अपन ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो उसे एक लंबे समय तक चलाना भी एक अच्छी बात है, तो इसलिए इसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। जो लोग डेंचर पहनते हैं उन्हें अपने डेंचर को रेगुलर साफ करना चाहिए, रेगुलर क्लीन करना चाहिए। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है उन्हें अपनी टंग को रेगुलर क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर से। और अगर टंग क्लीनर पॉसिबल नहीं है तो जो टूथब्रश के पीछे वाला हिस्सा है उससे भी अपन क्लीन कर सकते हैं। अब बच्चों के अंदर दांतों की सफाई का आता है कि बच्चों के अंदर दांतों की सफाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो बच्चों को बॉटल से फीड नहीं करवाना चाहिए। अगर अपन बॉटल से फीड करवा भी रहे, मतलब सबसे बॉटल से फीड करवा के सुलाना नहीं चाहिए कि सोते सोते बॉटल से फीड कर रहा है। और अगर फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड उसको कुल्ला करवाना चाहिए। अगर कुल्ला करवाना पॉसिबल नहीं है तो कोई भी सूती कपड़ा है कॉटन का, या फिर कॉटन लेके उसे गीला करके उससे दांतों की सफाई करनी चाहिए। और अगर 2 साल या 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक समझानी चाहिए। तो ये सब आज का ये सब मैंने जो आपको बताया, मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर डेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ फर्क जरूर दिखेगा अगर आप लोग इसे अप्लाई करेंगे तो। और डेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारी जनरल हेल्थ है। मुझे आशा है कि
आप लोग कुछ ना कुछ इससे कंसर्न मिला होगा, और मतलब डेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ जागरूकता जरूर पैदा होगी। और अगर आप लोगों को डेंटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। कुछ जय जिनेंद्र, मैं वैशाली जैन हूँ। और मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है उसको मतलब अभी टीथ उसका मतलब कोई भी टूथ फॉलिंग होना शुरू नहीं हुआ, और उसकी वजह से उसके न्यू टीथ भी आना शुरू हो गया है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और कैसे मतलब डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करें, और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? वो अभी 6+ है। 6+ मतलब एग्जैक्ट एज क्या होगी उसकी? अभी 6.5 साल। हाँ, 6.5 साल है ना, तो लगभग 7 साल के बाद में ये दांत 6 से 12 से 13 साल की एज तक दांत टूटते हैं। बट अगर 1 साल 6 से 7 साल हो रहा है तो इट्स नॉट वेरी बिग थिंग। तो 7 साल की एज के बाद से दांत टूटना शुरू हो जाता है। अगर 7 साल के बाद में भी आपको लग रहा है कि दांत नहीं टूट रहा और नया दांत जो है वो अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद में कुछ एक्सरेज होता है, और अगर वो एक्सरे खुद अपने आप से दांत नहीं निकल रहे हैं तो डेंटिस्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे, एक्सरेज करवाएंगे कि अंदर क्या प्रॉपर अंदर की जो पोजीशन है दांतों की वो देखेंगे। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। तो अभी मेजर कंसर्न नहीं है, अगर 6.5 न्यू ईयर से टूथ आना नीचे से स्टार्ट हो गया है मतलब, और अभी पुराना वाला टूथ तो है इसके, तो वो पोजिशनिंग का प्रॉब्लम करेगा, तो उसके लिए अगर वो नया टूथ आ रहा है, जस्ट आना ही शुरू किया है, तो कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप फोर्स लगा के जो मिल्क टीथ हो गए, जो पुराने वाले बच्चों वाले दांत होते हैं, वो अपने आप उसको अपने आप तोड़ना वो शुरू कर देगा, अपने आप वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि पूरा दांत इरप्ट हो गया, मतलब जिस हाइट तक दांत आना चाहिए उस हाइट तक दांत आ गया और उसके बाद में भी वो मिल्क टूथ नहीं टूटा, तो फिर आपको एक बार कंसर्न करना पड़ेगा। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम मैं बता रही हूँ, मेरे मेरे नीचे वाले दांत में थोड़ा सा येलो येलोपन जमने लगा। वो जो आप बता रहे थे ना कि वो वाइट की जगह फिर पीला पीला सा होने लग गया, तो उस चीज को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मैम अगर वो अंदर वाले दांतों पे लगा हुआ है, नीचे के अंदर वाले दांतों के ऊपर बोल रहे होंगे आप, मेन वहीं पे होता है लोगों के, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सलाइवरी सिक्रेशंस होता है। तो नीचे की जो फ्रंट वाले टीथ है ना, हाँ उसमें अंदर की तरफ, हाँ हाँ, अंदर और बाहर दोनों तरफ हुआ होगा। तो नहीं बाहर नहीं, जो अंदर, हाँ बीच में, हाँ हाँ, जो जो जम फ्रंट गया में उसे बीच हम में अंदर। हाँ ठीक है, तो जम गया उसे आप अब ब्रशिंग से नहीं हटा सकते हो, लेकिन आगे जमने से प्रिवेंट कर सकते हो। और जो जमा हुआ उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी होगी, ताकि पायदे की कंडीशन को आप रोक सको। लंबे समय तक अगर ये जमा रहता है तो ये मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों में घाव करना शुरू कर देगा। और पेरियोडोंटाइटिस की या पायरिया की जो कंडीशन है वो सबसे पहले जो फ्रंट के नीचे वाले दांत होते हैं उन्हीं में शुरू होती है। तो इसके लिए आप स्केलिंग करवा लीजिएगा एक बार। तो मैम ये स्केलिंग सक्सेस होती है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि टीथ लूज हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, टीथ का लूज होने का स्केलिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हर 6 महीने में एक हेल्दी पर्सन को भी हर 6 महीने में स्केलिंग करवानी चाहिए। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और था, मेरे बेटा 9 ईयर्स का है, उसके टीथ में जैसे पेन भी रहता है और येलो टीथ हो रहे हैं उसके। तो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, इस वजह से येलो टीथ हो रहे होंगे। नहीं, उसकी क्या थोड़ा मतलब जो दाढ़ होती है उसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो अच्छा, वो उसका, कैविटी हो रही है उस वजह से पेन हो रहा है। हाँ कैविटी के लिए, पेन। हाँ कैविटी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो इनिशियल स्टेज में है ना तो उसमें फिलिंग हो जाएगी। बट अगर वो अंदर तक पहुंच चुकी है तो फिर उसमें आरसीटी नाम का एक ट्रीटमेंट होता है। कितना एज क्या बताइए आपने? 9+। 9+ है ना, तो लगभग 1 से 2 साल है अभी उस दांत को टूटने में। अगर मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है कि कौन सा दांत है। अगर वो दांत जस्ट टूटने वाला होगा तो उसको हम ऐसा एजिटेट भी छोड़ सकते हैं थोड़े दिन के लिए, पेन किलर वगैरह देके। और अगर लगता है कि अभी 1 से 2 साल है उस दांत को टूटने में, तो उसमें आरसीटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिलिंग कर सकते हैं। वो देखने पर पता चलेगा कि उसकी सिवियरिटी क्या है। ओके मैम। एक्चुअली क्या, उसकी फिलिंग भी करवा चुकी मैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, मतलब वापस उसके दर्द होने लग जाता है। हाँ तो फिर मैम उसकी आरसीटी ही होगा। अगर फिलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है और पेन हो रहा है तो फिर आरसीटी को जाना पड़ेगा, फिर आरसीटी ओके करवानी मैम, पड़ेगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। जयनन मैम, जयनन, मैं कंफर्म कर रहा था, जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग और इवनिंग में ब्रश करना चाहिए,
हाँ जी। तो ब्रश ब्रश करने के बाद में भी हल्की सी चिकनाहट रहती है मैम, येलोपन रहता है। ब्रशिंग की टेक्निक प्रॉपर यूज करो सर, आप कौन सी ब्रश यूज कर रहे हो उस बात पे, वो भी उस पे भी फोकस करो। अप- ब्रश जो है सॉफ्ट अपन ब्रिसल्स वाला यूज करो। उसके अलावा माउथ वॉश करके सो, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि माउथ वॉश बहुत सारी कंपनीज हर ब्रांड माउथ वॉश निकाल रही है, तो कोई सा भी माउथ वॉश आप यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो। और खाने के बाद में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करो अगर पॉसिबल है तो। जैसे ये जो आपके नमक, हिसाब से, बोलिए आप बोलिए। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला हेल्दी पर्सन को भी करना चाहिए, क्योंकि इससे ये बीमारियों से भी, मतलब जो बीमारी है उसको तो खत्म करता ही है, उसके अलावा हमारे जो मसूड़े और दांत है उन्हें भी स्वस्थ बनाए रखता है। तो आपके हिसाब से बेस्ट ब्रश और टूथपेस्ट कौन सा रहेगा? जैसा भी मैं पतंजलि का यूज कर रहा हूँ मैम। पतंजलि भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर आपको सेंसोडाइन जैसी कोई तकलीफ है तो वो सेंसिटिविटी की कोई तकलीफ है तो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आते हैं, जैसे सेंसोडाइन आता है, वेंटेज आता है। टूथपेस्ट अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट का काम जो होता है वो मेनली लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब हम दांतों पे अगर ब्रश रगड़ते हैं डायरेक्ट तो फ्रिक्शन होता है, उस वजह से दांत घिस जाते हैं। तो टूथपेस्ट का सिर्फ यही काम है कि वो लुब्रिकेशन देता है। आजकल टूथपेस्ट के अंदर वो फ्लेवर मिंट फ्लोराइड वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उससे मतलब वो फायदा तो करते हैं, बट तो टूथपेस्ट का जो मेन काम वो लुब्रिकेशन का ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करो जिसमें फ्लोराइड हो। थैंक यू मैम। ओके। ओके। Jai Jinesh ma'am, first of all, thank you for giving valuable time to this session. वेलकम, मैंने अभी थैंक यू। देखा है आपने काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करी है। एक्चुअली आजकल काफी प्रॉब्लम रहती है दांतों में, सभी के हर एज ग्रुप में ये वाली प्रॉब्लम जनरल हो गई है। मेरे एक सवाल है, लाइक मुंह में छाले होना, ये भी दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं होती, इस वजह से होता है। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये, जो ब्लैकनेस जमती है कुछ कुछ जगहों पे दांतों में, वो किस वजह से जमती है? ब्लैक ब्लैक देखो, जो लाइंस बनती है। ब्लैक लाइन जो बनती है ना, वो हमारे जो टूथ की स्ट्रक्चर्स होती है ना, उसमें उनको बोलते हैं फोसाज और लाइंस। उसके अंदर अगर हम लोग खाने वाली सतह पर जमती है वो मेनली जो लाइंस जमती है। अगर वो सिर्फ खाने की वजह से, गंदगी की वजह से जमी हुई है, कैलकुलस येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर वो ब्लैक, अगर कैलकुलस है तो वो क्लीनिंग से साफ हो जाएगा, आपको एक बार स्केलिंग करवानी पड़ेगी, उससे वो क्लीन हो जाएगा। बट अगर वो कैविटी फॉर्म में है तो फिर उस जगह अपन को फिलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो जो लाइंस होती है और वो जो डॉट होते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर के, वो छोटी छोटी कैविटीज होती है, वही इनिशियल स्टेजेस होती है कैविटी की, जिसमें है ना अपन को डॉट दिखना शुरू हो जाती है, लाइन दिखना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां पे गड्ढा होना शुरू हो जाता है। तो वो इनिशियल स्टेज है। अगर इसी स्टेज में हम रोक ले या फिर फिलिंग करवा ले या जो भी मतलब कर सकते हैं, उस तो बड़ी एक प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। बहुत ज्यादा डिके को या दांत निकालने जैसी कंडीशन को हम रोक सकते हैं। तो ये एक अर्ली साइन सिम्टम्स होते हैं केरीज के, ये जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है। और छाले होने के लिए, छाले होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अपने कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की कोई तकलीफ है तो उस वजह से भी छाले हो सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई जो टूथ अपन को कंटिन्यूसली पिंच कर रहा है, कहीं पे कोई शार्प पॉइंट है अपने मुंह के अंदर, उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। तो छाले के लिए जाइलोकेन ट्यूब आती है, वो यूज कर सकते हैं। वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीकासूल जो बहुत सबके लिए बहुत नोन है, वो अपन यूज कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक कुछ उसके लिए नहीं आता। अगर अपनी सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से, लाइक इंडाइजेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन, तो पहले वो ठीक करना जरूरी है, तो अपने आप छाले ठीक हो जाएंगे। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ ट्यूब वगैरह, ये टेम्परेरी रहते हैं। इनका मतलब जितनी देर इफेक्ट, थोड़ी देर इफेक्ट रहता है, फिर उसके बाद में इफेक्ट खत्म हो जाता है अगर सिस्टमिक की वजह से है तो। मतलब अगर पेट में कोई तकलीफ है उस वजह से अगर ये छाले होते हैं। और अगर दांत के किसी प्रॉब्लम की वजह से छाले हो रहे हैं तो सबसे पहले दांतों का ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। मतलब अगर कोई शार्प पॉइंट निकल रहा है अपने दांत में, कोई तीखा पॉइंट है, तो उसे राउंड ऑफ करवाना है, उसे ट्रिम करवाना जरूरी है। या थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक वेलकम। और जो रात को ब्रश करना भी इम्पोर्टेंट बहुत रहता है। जरूरी है रात को ब्रश करना, मॉर्निंग ब्रश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव रात को ही होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा कैविटी बनने के जो चांसेस होते हैं वो रात को ही होते हैं। तो रात को ब्रश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सुबह ब्रश करने के। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम, मेरा, हेलो।
हाँ, वैसे तो ये बहुत बहुत अच्छा नॉलेजेबल सेशन है। हम लोग को Thank you. बहुत सारी बातें पता चली कि हम लोग को लाइक ब्रश कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन डेंटल एग्जाम से रिलेटेड है कि हम लोग को डेंटल एग्जाम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? डेंटल एग्जामिनेशन की जरूरत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने में हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैंसर के बारे में बताया। ओरल कैंसर प्रिवेंटिव है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। अगर हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को विजिट करें तो इनिशियल स्टेजेस में ओरल कैंसर के बारे में पता चल जाएगा और हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आती है कैविटीज का अगर इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाता है तो फिलिंग के थ्रू हम लोग उसे फिल कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। बट अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो फिर आरसीटी या एक्सट्रैक्शन जैसी चीजों में जाना पड़ता है। और जो जिंजिवाइटिस और पायरिया जैसी जो कंडीशन होती है उन्हें भी इनिशियल स्टेजेस में रोका जा सकता है। अगर लगता है कि कैल्कुलस डिपोजिशन शुरू हो गया है तो हम उसी स्टेज पे क्लीनिंग कर देंगे या स्केलिंग कर देंगे, तो उसकी वजह से जो पायरिया जैसी जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई तकलीफ जैसे लगती है तो डेंटिस्ट के पास विजिट करना अच्छा होता है। इस वजह से डेंटल एग्जामिनेशन जरूरी है ताकि छोटी से छोटी बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में हम पता कर सके और उन्हें क्योर कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ज्योति, प्लीज आंसर। और मॉडरेटर ऋषिता जैन को भी एक क्वेश्चन है। हाँ, मुझे बताइए। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे डेंटल एग्जामिनेशन के लिए एक्सरेज करवाते हैं हम लोग, तो वो सेफ होते हैं क्या और उनकी क्या जरूरत होती है? मतलब वो सेफ होते हैं क्या डेंटल एक्सरेज? एक्सरेज लिमिटेड अगर रेडिएशंस के अंदर किए जाए तो वो सेफ होते हैं। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करते हैं, जैसे लेड एप्रिन, कॉलर नेक, ये सब चीजें आती है जो कि हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ऑब्वियसली एक्सेस रेडिएशन तो कभी भी फायदेमंद नहीं होती है, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। लेकिन अगर लिमिटेड रेडिएशन के साथ काम किया जाए तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी मशीनरी आ गई है जिसमें लिमिटेड रेडिएशन हम लोग यूज करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होते हैं। और एक्सरेज की जरूरत तब पड़ती है जब क्लिनिकली डायग्नोस नहीं कर पाते किसी चीज को, या हम डाउटफुल है किसी कंडीशन को लेके। कभी कभी दांत बाहर से हेल्दी लग सकता है लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, नीचे पस पड़ जाता है, वो दांत की जड़ के नीचे होता है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर से दांत एकदम हेल्दी दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में हमें दांत के एक्सरे की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा हड्डी की कुछ बीमारी, हड्डी को हम लोग बाहर से नहीं देख सकते, बोन को, तो बोन से रिलेटेड हम लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम लोग रेडियोग्राफ करवाते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर जब भी करने होते हैं, जैसे कि कभी कभी अकलदाढ़ किसी की टेढ़ी पड़ी रहती है या सही नहीं आती है तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सरे करवाते हैं। या जबड़े की बीमारी किसी को है, जैसे मुंह नहीं खुल पा रहा प्रॉपर, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सरे करवाते हैं। तो इस तरीके से एक्सरे करवाने की नीड डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, पर उसकी जरूरत पड़ती है। हर कंडीशन में नहीं पड़ती है लेकिन कुछ कंडीशन में एक्सरे की जरूरत पड़ती है, और ये लिमिटेड रेडिएशन में किया जाए तो ये सेफ होता है। ओके दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ज्योति जी से, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो हम आपको स्पॉटलाइट में ला पाएंगे। मैम आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र मैम। जय। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा बेटा है 8 इयर्स का, तो एक्चुअली क्या उसके नीचे के ना 2 टीथ टूट चुके हैं, तो वो टूटने से पहले उसके पीछे 2 टीथ आ गए। जब वो टूटे नहीं उससे पहले आ गए, तो वो कोई जैसे टेढ़े मेढ़े तो थोड़े होंगे बाद में? मैम अभी कम से कम हमें 2 से 3 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तो जो पीछे आए ना, ये मतलब जनरल प्रॉब्लम है ये कि दांत, जो नीचे वाले दांत होते हैं ना, वो जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं ना, वो टूटते नहीं है, उससे पहले ही नए दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे टूटे है ना, उसके बाद थोड़े दिनों में अपने आप वो अपनी पोजीशन ले लेंगे।
बट फिर भी अगर आपको साल 2 साल में भी ये लगता है कि अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। बट अभी 8 साल का है तो अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पोजीशन ले लेंगे। और है ना, इसकी क्या है, मुंह से ना स्मेल भी आती है बहुत गंदी सी, कभी कभार जैसे क्या तो कोई डाइजेशन की वजह से आ रही हो, कैसे आती है, इसके मुंह से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। मुंह से बदबू के लिए मैंने आपको बताया कि रात को ब्रश करता है वो। नहीं, बहुत कम करता तो है, बट कम। रात को ब्रशिंग करवाओ, क्योंकि रात को ब्रशिंग नहीं करना एक मेन रीजन होता है बदबू का। तो सबसे पहले इवनिंग ब्रशिंग करवाओ। उसके अलावा जीभ साफ करवाने के लिए बोलो उसको, टंग क्लीनर आता है, एक टंग क्लीनर से उसकी टंग साफ करवाने के लिए बोलिए आप। टंग क्लीनर से टंग क्लीन करे। और फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस करना होता है, मतलब धागे की तरह एक आता है जो दांतों के बीच की सतह को साफ करता है। तो और ब्रश करे, ये तीनों चीजें करे, उसके बाद में उसको थोड़ा आराम मिलेगा। और एक मेरे 3 मंथ की बेटी है, जिसके ना अभी से ये ना 2-3 बार मुंह में छाला सा हो जाता है, कभी है ना यहाँ लिप्स के ऊपर हो जाएगा, कभी टंग पर हो जाता है। 3 महीने की है? हाँ। कोई आप देख पा रहे हो कि उसको कोई दांत तो नहीं आया हुआ बचपन वाला? कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ बच्चों के अंदर जन्म से दांत होते हैं। हाँ, ऐसा है कुछ ना? भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उसके एक बार जो गम पैड है, मतलब हाथ लगा के देखिए, कोई हार्ड पार्ट तो वहाँ फील नहीं हो रहा है ना? या और अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो, इस वजह से हो रहा हो। हाँ, वो कभी कभार बाई चांस कभी पोटी क्लियर कर लेती तो कभी 2 दिन में नहीं करती, ऐसे है उसके साथ। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है छाला। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कॉन्स्टिपेशन जैसे ठीक होगा वैसे उसका छाला भी वो एक छाला लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। लेकिन अगर एक छाला हो रहा है, वो मिट रहा है, दूसरा हो रहा है, तो उसका रीजन कॉन्स्टिपेशन है फिर। और अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसे पानी में फ्लोराइड हो तो कौन सा पेस्ट यूज करें? हमारे यहाँ क्या पानी में पानी में फ्लोराइड, फ्लोराइड है। हाँ, पानी में फ्लोराइड के लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते। जो फ्लोराइड आ रहा है वो आ रहा है, मतलब अब वैसे अपन फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपन ये कर सकते हैं कि जो टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो फ्लोराइड बेस्ड ना करें। आप जब भी टूथपेस्ट लेने जाए तो उसमें चेक करें कि उसमें फ्लोराइड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पानी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लोराइड आ रहा है, तो टूथपेस्ट फ्लोराइड बेस्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। करीना मैडम, आपके टीथ के लिए बात करी बेटा, डेली आप ना शाम को पेस्ट करो। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा एक बेबी है, 3+ है वो। 3+ ईयर? 3+, हाँ। तो उसके ना उसको ब्रश करवाना नहीं सिखाया, मतलब अभी करता नहीं है, वो बोल दूं मैं, बट वो भी सीखा नहीं। तो मतलब क्या करूँ मैं उसके लिए? वो आपको फोर्सफुली करवाना पड़ेगा। उसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ फ्लेवर्ड टूथपेस्ट आते हैं, मतलब जो कि मतलब चॉकलेट के फ्लेवर के या कैंडीज के फ्लेवर के पेस्ट आते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं। उसके अलावा टूथब्रश भी अट्रैक्टिव आने लगे, तो आप वो ले सकते हैं। हो सकता है उससे वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, टूथब्रश करने के लिए वो प्रेरित हो। बाकी आपको फोर्सफुली उसको करवाना ही पड़ेगा, मतलब टूथब्रशिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बस आप जो फ्लेवर टूथपेस्ट है, टूथब्रशेज है, उनकी तरफ जा सकते हो, उससे आपको फायदा पड़ेगा। मैम, और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? मतलब वो अगर करे नहीं, करवाते हो, बहुत नहीं ट्राई कर, करती हूँ बट वो नहीं करता। आपने फ्लेवर टूथपेस्ट ट्राई किया है? फ्लेवर नहीं, वो स्टार्ट नहीं करता, मतलब भगता है, वो ब्रश के नाम से भगता है। आप एक बार उसको टेस्ट करवाइए, बट जब तक उसको टेस्ट पता नहीं चलेगा तब तक वो कैसे करेगा? क्योंकि टूथ क्लीनिंग तो जरूरी है। अब नहीं भी करता है ना, एटलीस्ट तो उसको कुल्ला तो करवाइए। तो ब्रशिंग जरूरी है, क्योंकि 3+ ईयर्स का वो ऑलरेडी हो चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा कि दूध के दांत भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने की हमारे परमानेंट दांत हैं। तो टूथपेस्ट करवाना है उसे, फ्लेवर टूथपेस्ट। अट्रैक्टिव काफी टूथब्रशेज आते हैं, वो आप खरीद सकते हो, उससे आप ब्रश करवा सकते हो। थैंक यू मैम। वेलकम। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस से कि वो अपना कैमरा ऑन रख के एक 1 बाय 1 अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरी मॉम है जो 55 इयर्स ओल्ड है, एंड उनके जो अपर टिप्स हैं वो उनकी रूट्स गम्स तक पहुंच गई है। तो उसके लिए फीलिंग करवानी चाहिए या फिर टिप्स को रिप्लेस करवानी चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? अगर वो अगर उनके जो रूट्स है वो एक्सपोज हो रही है,
तो उस कंडीशन को ही मैंने जैसे पायरिया के बारे में आपको बताया, तो उस कंडीशन को ही पायरिया बोलते हैं। अगर वो क्रिटिकल कंडीशन के है तो फिर उन्हें रिप्लेस करवाना ही बेस्ट रहेगा। फिलिंग से मतलब फिलिंग सफिशिएंट नहीं है फिर। ओके, तो वो अभी बेसिकली आगे के अपर टीथ्स में है, तो धीरे धीरे शायद वो पीछे भी जा रही है, तो फिर पीछे भी अभी उसको मेंटेन करना जरूरी है। उसके लिए कुछ गम पेंट्स वगैरह आता है, उससे मसूड़ों पे मसाज करनी होती है, उससे उन्हें फायदा पड़ेगा। और उनको बोलो कि हर गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 3 से 4 बार रातों में मुंह में कुल्ले करें, उससे उनको फायदा पड़ेगा। ठीक है, जो हो गया उसको अपन कम नहीं कर सकते, लेकिन अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हो रहा है उससे बच सकते हैं। ओके, और ऐसी कोई मेडिसिन है जो आप सजेस्ट करेंगे? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। आप मुझे अपनी क्वेरी जो भी है, तो मैं आपको जो मेडिसिन होगी वो मैं मैसेज कर दूंगी। थैंक यू मैम। ओके। Moderator Divya Jain, please unmute yourself. जैस्मिन दी, मेरा क्वेश्चन है कि डेली माउथ वॉश यूज करना ठीक होता है क्या? हाँ, डेली माउथ वॉश डाइल्यूटेड फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट माउथ वॉश मत यूज करो, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर डाइल्यूट करो, उसके बाद में आप उसे यूज कर सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नमस्ते मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम मेरे ना मैम दांत में थोड़ा सा ना गैप है मैम, मतलब आगे के दांत में, तो मैम उसके लिए डॉक्टर ने जैसे वायरिंग सजेस्ट किया, तो मैम वायरिंग सही रहता है या फिलिंग सही रहता है ज्यादा? फिलिंग एक्चुअली डिपेंड करता है कि गैप कितना है। अगर गैप इतना है कि अपन उसे फिल कर सकते हैं तो फिलिंग बेस्ट रहेगा, और अगर गैप ज्यादा है तो फिलिंग सफिशिएंट नहीं रहती, क्योंकि अगर हम दांतों के बीच में फिलिंग कर देंगे तो वो आपको अजीब लगेगा, दांत बड़े बड़े लगेंगे, तो आप भी बोलोगे कि क्या किया है। इस वजह से फिर वायरिंग करनी पड़ती है, तो गैप पे डिपेंड करती है। वैसे फ्रंट के टीथ में गैप तो ज्यादा नहीं है, बट वो फ्रंट के टीथ में तो वो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो वायरिंग सही रहेगा। वायरिंग अच्छा लगेगा, वायरिंग ही सही रहेगा एक्चुअली, क्योंकि फिर वो साइज जो है वो चेंज हो जाता है टूथ का, ब्रॉड हो जाएंगे टूथ, चौड़ाई में ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे वायरिंग के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, वायरिंग की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जितने टाइम वायरिंग लगी है उस समय आपको अपने दांतों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कुछ सजेशन देते हैं डॉक्टर्स कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आगे से बाइट करने वाली चीजें नहीं खानी है, जो चिपचिपी चीजें होती है, जो बहुत ज्यादा मीठी चीजें होती है, वो सब नहीं खानी होती है। बस थोड़े से प्रिकॉशन रखने होते हैं, बाकी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते वायरिंग के। डॉक्टर ने 1.5 ईयर के लिए बोला था वायरिंग के लिए, तो हाँ, उतना टाइम 1 to 1.5 years, हाँ 1 to 1.5 years लगेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। प्रेरणा जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, मेरे बेटा है 15-16 साल का है, तो उसकी वायरिंग करवाई थी टीथ में, तो अब उसको बहुत ज्यादा छाले रहते हैं। 2.5-3 साल हो गए उसकी वायरिंग करवाए हुए। और अब कब तक बोला है डॉक्टर ने वायरस रिमूव करने का? तो बता दिए, लेकिन एक बचा है ओनली अंदर, उसको वो बोलते हैं कि एक तो केप दे रखी है, वो कुछ मैं आपको दिखाऊं शायद। ना कहाँ है आपकी वो केप का है? तो वो एक केप ये दी हुई है, इसको यूज में लेता है उससे ना, वो जो आती है ना टी टाइप केप, वो दे, ये दे रखी है। अच्छा, ये पहनने के लिए, ठीक। तो इससे इसको छाले हो रहे हैं? जी मैम। बहुत। ये कब से पहन रहा है जी? कब से पहन रहा है ये साल भर से पहन रहा है। साल भर से ये अभी भी छाले हो रहे हैं? हाँ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए ना छालों के ऊपर लगाने के लिए एक जेल आता है, ज़ाइलोकेन जेल, वो अप्लाई करेगा तो इससे उससे आराम मिलेगा। डोलो जेल दिया हुआ है मैम। डोलो जेल दिया हुआ है? हाँ, तो वो ये लगाते हैं। और जो रिटेनर, तो ये जो रिटेनर पहन रहा है इसका मैक्सिमम 1 साल ही होता है, और कितने टाइम तक उन्होंने पहनने के लिए बोला इसे?
उन्होंने तो बोला है कि इसको पहनते रहो और फिर एक वायर है उसके अंदर लगा हुआ, तो बोला है कि जब ये वायर निकलेगा ना तभी इसको हटाएंगे, और वो बुलाते हैं इसको और 8-15 दिन में, और कहा है कि मैं अपने हिसाब से निकाल। हाँ, तो मैम उसको बोलो कि आप मुंह फुलाने की एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब मुंह गालों से ये चिपका हुआ रहता है तो उसके से भी छाले होते हैं, तो मुंह फुलाने की एक्सरसाइज करें, मुंह में पानी भर के और उसे फुलाए। इससे क्या मुंह अपने आप थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा और जो छाले की प्रॉब्लम है वो कम होती जाएगी। तो मुंह फुलाने की एक्सरसाइज करें, और जो डोलो जेल उन्होंने दे रखी है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो खाते समय उसको दिक्कत नहीं आएगी, तो खाने से पहले वो लगा लेगा ना उन छालों के ऊपर, तो उस समय उसको उस समय के लिए उसको आराम मिल जाएगा। और बाकी जब ये डॉक्टर ने सजेस्ट, सॉरी क्या चीज लगानी है खाने से पहले? जेल आता है एक ज़ाइलोकैन जेल। अच्छा, लोकल एनेस्थेटिक जेल होता है, जो कि अगर छालों के ऊपर लगाएगा तो उससे फिर उस समय खाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू। और अगर ये डेंचर के अंदर कोई शार्प पॉइंट है तो अपने डेंटिस्ट को बोल के एक बार ये स्मूथ करवा लेना, जिसकी वजह से छाले हो रहे हो। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने डॉक्टर कृतिका जैन के नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, और फ्यूचर में कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदिति जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जैसे ना मैम हमारे ना किसी के मैम मतलब दांत में ना थोड़ा सा गैप है, और जब बच्चा था तो मैम उसके वहां पे चॉकलेट फंस गई थी। हाँ, तो अब वो मैम आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हो रहा है। चैट बॉक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हमें कौन सा टूथब्रश और कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? टूथपेस्ट हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए मेनली, जिसमें फ्लोराइड हो। और टूथब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला, जो आप फार्मासिस्ट को जाके बोलोगे कि हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश चाहिए, तो वो अपने आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला आपको ब्रश निकाल के देगा। उसके अलावा उसका हेड जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स स्मॉल साइज के टूथब्रशेज अपन को यूज करने चाहिए, और टूथपेस्ट फ्लोरिडेटेड करनी चाहिए। और अगर किसी को सेंसिटिविटी जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट होते हैं, जैसे सेंसोडाइन है, वेंटेज है, तो वो यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि हम दांतों की सफाई के लिए स्केलिंग करवा सकते हैं, तो कितने दिनों में हमें स्केलिंग करवानी चाहिए, और इसका कितना बेस्ट एक मिनिमम एज होना चाहिए कि इस एज के बाद स्केलिंग होना चाहिए? 15, 12, 13, 14 साल के बाद में अपन स्केलिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परमानेंट जब दांत परमानेंट टूथ इरप्ट होने लग जाते हैं तो उसके बाद स्केलिंग करवा सकते हैं। हेल्दी पर्सन को एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर स्केलिंग करवानी चाहिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे पायरिया या मसूड़ों से खून आने की कोई समस्या है, तो उसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अकॉर्डिंग भी वो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस वो डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना होगा। हेल्दी पर्सन को हर 6 मंथ्स में तो करवाना चाहिए। एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, अगर ब्लैक गम्स हो तो क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ मसाज करने के लिए कुछ गम पेंट्स वगैरह आते हैं, उसे मसाज करके उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लैक गम्स टबेको की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर अपने ब्लड सप्लाई कम होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर टबेको चेयर है तो फिर वो टबेको खाना बंद करे, और अगर नहीं, और वैसे ही अगर ब्लैक गम्स है तो मसाज करने के लिए कुछ गम पेंट्स वगैरह आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको फर्क दिखेगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर कृतिका जैन। मुझे लगता है ऑडियंस में से सभी ने अपनी क्वेरीज को पूरी तरीके से पूछ लिया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो या तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर मैंने चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर कृतिका जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये एक बहुत ही
हेल्पफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन हमें दिया। और डेफिनेटली अब हमें डेंटल लोगों में शायद डेंटल अवेयरनेस आई होगी कि हमें डेंटल हेल्थ को किस तरीके से एक बहुत जरूरी चीज समझनी चाहिए, और जिस तरीके से हम अपने बॉडी का चेकअप करवाते हैं उस तरीके से हम अपना डेंटल चेकअप भी हर 6 मंथ्स में लेते रहना चाहिए। मैं पूरे बालिका परिषद अग्रवाल समाज 84 की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया और हमें ये सेशन दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर किसी को कोई भी डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करके जय जिनेंद्र बोलेंगे। एक बार सब अपना कैमरा ऑन करके और माइक अनम्यूट करके जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।